नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये आने वाले समय में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसके जैसे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, उनके प्रोटेक्शन को लेकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल रहने वाला है। दोस्तों, इस निर्णय को लेके जो हमारे जैसे वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, तो उनके मन में कुछ आशंकाएं पैदा हुई हैं कि क्या अब हम कॉर्बेट में दोबारा सफारी करने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या चीज़ बैन हो गई है वहाँ पे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ को आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और आने वाले समय में का क्या इफ़ेक्ट पड़ने जा रहा है जो हम कॉर्बेट में सफारी करने जाते हैं उस पे। दोस्तों, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो है महाभारत जो ग्रंथ है उसमें कोर्ट ने जो बाघ और जो वन के बीच में एक जो रिश्ता है उसको समझाया है, उसको बताया है। और महाभारत में इसका उल्लेख भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि यदि वन नहीं होता है तो बाघ मारा जाता है, यदि बाघ नहीं होता है तो वन नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो बाघ है वो वन की रक्षा करता है और जो वन है वो बाघ की रक्षा करता है। दोस्तों, अपने आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में एक जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, आपने सुना होगा नाम इसका, वहाँ जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका एग्जाम्पल दिया है और इस पूरे इंसिडेंट्स को रिलेट किया है। दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है, वहाँ ये देखा गया था कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं, वो फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। और जब वो वहाँ पे नहीं होते तो पूरा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम को ठीक करते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने जो कार्निवोरस जो मांसाहारी एनिमल्स थे उनका वहाँ पे री इंट्रोडक्शन किया। दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक कार्निवोरस एनिमल है जिसको हम वुल्फ के नाम से जानते हैं, भेड़िए के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वहाँ पे वो हुआ करता था, लेकिन वहाँ ख़त्म होने के बाद उसको दोबारा से वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, दोबारा से उन जंगलों में लाया गया दूसरी जगह से। और ये देखा गया कि इसका इफ़ेक्ट पूरे जंगल के ऊपर पड़ा, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा और इसकी वजह से जो पूरा जंगल था उसका पुनर्जन्म मिला उस पूरे जंगल को। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में इसी बात का उल्लेख किया है। दोस्तों, वहाँ पे जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत से भेड़िए हुआ करते थे, वुल्फ हुआ करते थे। लेकिन 1926 तक आते आते उन सब को ख़त्म कर दिया गया, इंसानों के द्वारा मार दिया गया। और 1926 में जो आखिरी भेड़िया था वो वहाँ का, उसको भी मार दिया गया। दोस्तों, उसके मारे जाने के बाद वहाँ पे कोई मांसाहारी जानवर नहीं बचा। अब इस वजह से हुआ क्या कि जो हिरणों की जनसंख्या और जो दूसरे जानवर थे, उन सब की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने पूरे जंगल को खाना शुरू कर दिया। और क्योंकि उनको उनकी जनसंख्या को चेक करने वाला वहाँ पे कोई था नहीं, तो जो इंसान थे उन्होंने सोचा कि चलो हम इन डियर्स को और दूसरे जानवरों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो भी उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने में फेल हो गए और जो वो जंगल था वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, फॉरेस्ट ख़त्म हो गए, जो झाड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई। तो ये इफ़ेक्ट वहाँ पे देखने को मिला। तो दोस्तों, 1995 में क्या हुआ, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया येलोस्टोन नेशनल पार्क में और फिर से वुल्फ जो भेड़िया जिसको हम बोलते हैं उसका इंट्रोडक्शन किया गया। और जल्दी ही मतलब 20 साल के अंतराल पे ये देखा गया कि जहाँ जहाँ वुल्फ का इंट्रोडक्शन किया गया था उस येलोस्टोन नेशनल पार्क के जिस जिस एरिया में दोबारा से वुल्फ को लाया गया था, भेड़ियों को लाया गया था, वहाँ पे जो डियर्स ने आना कम कर दिया, उनकी जनसंख्या थोड़ी सी कंट्रोल होने लगी। तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि वहाँ जो वेजिटेशन थी वो दोबारा से फलने फूलने लगी, क्योंकि उस वेजिटेशन को खाने के लिए जो डियर्स और दूसरे जानवर थे वो कम हो गए थे। और फिर ये भी देखा गया कि वहाँ पे जो पेड़ थे उनकी हाइट बढ़ने बढ़ने लगी, जो श्रब्स थी वहाँ पे झाड़ियाँ थी उनकी हाइट बढ़ने लगी। और वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे उनका माइग्रेशन दोबारा से उस नेशनल पार्क में शुरू हो गया। और दोस्तों, वहाँ पे एक चीज़ और देखी गई कि जो वहाँ पे ऊदबिलाव हुआ करते थे, जो पानी में रहते हैं और पानी के आसपास वाले एरिया में रहते हैं,
उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। दोस्तों जो ऊदबिलाव होते हैं वो पूरे इकोसिस्टम में इंजीनियर का काम करते हैं, और वो नदी में नेचुरल डैम्स बनाते हैं लकड़ियों से, अपने घोंसले बनाते हैं लकड़ियों का इस्तेमाल करके। उससे पानी और आसपास का एरिया एरिया जो होता है उसमें थोड़ी रुकावट आती है, वो डैम की तरह काम करते हैं। अब हुआ ये कि दोस्त जब उन्होंने वापस से जो ऊदबिलाव की जनसंख्या बढ़ी, वहाँ कुछ डैम्स उन ऊदबिलाव ने बनाए, जो नेचुरल डैम्स वो बनाते हैं, उनकी आदत होती है बनाना। तो दोस्तों उसकी वजह से जो नदियों के में जो रहने वाले जीव जंतु थे उनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। और एक चीज़ और देखी गई कि जैसे जैसे वुल्फ की जो जनसंख्या बढ़ी, तो वहाँ पे कोयोटीज भी एक तरह के जानवर होते हैं, वो पाए जाते हैं। और उनके जो वुल्फ जो थे उन कोयोटीज को ख़त्म करते थे। तो वुल्फ के ख़त्म होने के बाद कोयोटीज की जनसंख्या थी वो बहुत बढ़ गई। अब कोयोटीज जो थे ये छोटे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि खरगोश हो गया, चूहे हो गया, या जो दूसरे छोटे जानवर होते हैं वो हो गए। तो उनकी जनसंख्या कोयोटीज ने कम कर दी, छोटे जानवरों की भी। अब हुआ ये कि जब वुल्फ का रीइंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने कोयोटीज को खाना शुरू किया, कोयोटीज का शिकार किया। अब कोयोटीज की जनसंख्या कम हुई, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे खरगोश और चूहे और जो अन्य छोटे जानवर थे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ कि इन छोटे जानवरों को खाने वाले कुछ जानवर और बर्ड्स थे, जैसे बाज है, नेवला है, लोमड़ी है, ये जो जानवर थे इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, और क्योंकि ये छोटे जानवरों को खाते थे। और इसके अलावा जो बर्ड्स थे, मांसाहारी बर्ड्स, जैसे कौवा होता है, ईगल होता है, चील जो होती है, ये भी जो है वहाँ पे आए, और इन्होंने जो वुल्फ जो जिस मांस को छोड़ जाते थे खा के, जो सड़ा हुआ मांस था जो छोड़ जाते थे, उनको इन बर्ड्स ने खाना शुरू किया, और इन बर्ड्स की जनसंख्या वहाँ पे बढ़ने लगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा इफेक्ट आया जब हिरणों की जनसंख्या कम हुई, और वहाँ पे जो जंगल में दोबारा से जो झाड़ियों का जो पुनर्निर्माण हुआ, बहुत सारी झाड़ियाँ वहाँ पे दोबारा से उगनी शुरू हुई अपने आप। तो उन झाड़ियों की वजह से वहाँ पे भालुओं ने आना शुरू किया, क्योंकि भालू जो है वो दो चीज़ बहुत खाते हैं। एक तो बेरीज, जो बेरीज होती हैं, जो फल होते हैं इनमें जो बुशेस में लगते हैं, और जो सड़ा गला मांस जो भी होता है, जो जो वुल्फ वगैरह छोड़ जाते थे, वो उसको खा लेते हैं। हर्बीवोरस होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं जो भालू होते हैं। तो उनकी भी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ी। तो दोस्तों इस तरह से जो वहाँ की नदियाँ थी और फॉरेस्ट था, और वो जो फॉरेस्ट के जो तट थे, जो तटीय इलाके थे, वो भी सब स्टेबलाइज हो गए, वो अपने नेचुरल रूप में वापस आ गए, क्योंकि जो सॉइल इरोजन था वो वहाँ पे बंद हो गया। और दोस्तों 20 साल के अंदर अंदर वो जो नेशनल पार्क था उसने अपना ओरिजिनल रूप ले लिया। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी का एग्जाम्पल देते हुए सभी लोगों को अपने जजमेंट में ये बताने की, समझाने की कोशिश करी है कि जो टाइगर है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जानवर है, और उसको सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला सामने आया कि वहाँ पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, और कुछ ट्री की फेलिंग भी है, पेड़ों को, बहुत से पेड़ों को काटा गया है। तो दोस्तों वहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोर घाटी और पाखरू जगह है, वहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी हैं। उसके वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस को लेके इश्यू थे। एक सड़क थी, उसके शायद निर्माण भी वहाँ पे किया गया, उसके लिए जो है पेड़ काटे गए, और ये सब किया जा रहा था वहाँ पे एक टाइगर सफारी को बनाने के लिए। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे भी बताऊँगा टाइगर सफारी क्या चीज़ थी। तो वहाँ पे एक गुर्जर सोत है पाखरू ब्लॉक में। पाखरू ब्लॉक ये सोन नदी की रेंज है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कालागढ़ डिवीज़न आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे है ये। तो वहाँ के ये सारे इश्यूज थे जो माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने ये आए। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसका वायलेशन हुआ था, उस और जो पेड़ काटे गए थे वो सब उस प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट थे, जो उसमें प्रोविजंस थे उस प्रोटेक्शन एक्ट में इन पेड़ों को बचाए जाने से रिलेटेड। तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो जंगल है, मैं टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो जंगल है वहाँ का सारा इशू है। दोस्तों ये एक कॉरिडोर है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो सोन नदी का जो कॉरिडोर है, ये वहाँ पे है, जो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीज़न है वहाँ पे पड़ता है ये। तो वहाँ पे जो ये जो टाइगर सफारी थी उसका काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। उसकी वजह से जो उसका हैबिटेट था टाइगर का,
वो फ्रेगमेंट हो रहा था, वो मतलब बट रहा था, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से उस पर इफ़ेक्ट आ रहा था। तो दोस्तों ये देखा गया कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए बना हुआ है, वो टूरिज्म के पर्पज से नहीं बना हुआ। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ को बचाने, उसको कंजर्व करने के लिए है, टूरिज्म के लिए नहीं है। तो अगर बफर एरिया, जहाँ पे ये सारा मामला उठा है, जो बफर एरिया है वहाँ पे कोई ज़ू, जो टाइगर सफारी है समझ लो एक ज़ू की तरह ही है, बताया जाता है जो, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन निर्माण वहाँ पे चल रहा था वो टूरिज्म सेंट्रिक था। मतलब वहाँ पे टूरिज्म को लेके सारी काम चल रहे थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों जो टाइगर सफारी है, इसको लेके 2016 में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो इंजर्ड जानवर होते हैं, टाइगर की बात कर रहा हूँ खासकर, जो इंजर्ड हो जाता है लड़ाई झगड़े में, या कुछ ऐसे हैं जो बीमार हो जाते हैं, जो ठीक नहीं हो सकते, या जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके जो जंगल में अकेले रह जाते हैं, अनाथ बच्चे जो होते हैं, टाइगर्स के शावक जिनको हम बोलते हैं, उनको टाइगर सफारी में रखा जा सकता था। लेकिन हुआ क्या, 2019 में दोबारा से एक गाइडलाइंस आई और उसमें चेंज कुछ हुआ, और उसमें ये बोला गया कि जो चिड़ियाघर के जो टाइगर्स होते हैं, जो वहाँ रहते हैं, वहीं पैदा होते हैं, उनको भी इस टाइगर सफारी के लिए लाया जा सकता था। अब मुद्दा ये उठा कि जो टाइगर सफारी में जब चिड़ियाघर के एनिमल को जब लाया जाएगा, तो उनके साथ जो बीमारियां आएंगी जो जू के जानवरों में पाई जाती हैं, वो ये बफर जोन वाले जानवरों में भी वो बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो अब तक जो मेन मुद्दा हम लोगों से जो रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ लवर से, कि जो कॉर्बेट में जो सफारी चल रही थी उसका क्या होगा। तो माननीय जो तो दोस्तों जो हमारे माननीय न्यायालय है, उसके आदेश के अनुसार से जो अब तक बात सामने कही गई है, आई है, वो ये है कि जो सफारी है एग्जिस्टिंग, जो अभी हो रही हैं और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पाखरू में, उसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और इसके साथ ये भी आदेश दिए गए हैं न्यायालय के द्वारा कि जो पाखरू में एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा जो कि टाइगर सफारी के नज़दीक होगा, और जो टाइगर सफारी वहाँ पे होनी है नहीं होनी है, इसके लिए माननीय न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस चीज़ को देखेगी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो अब तक नुकसान हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, उसको अपने पुराने रूप में, असली रूप में कैसे वापस लाया जा सकता है। और ये भी कमेटी ये भी देखेगी कि जो टाइगर सफारी है वो किस तरह से काम करेगी, करेगी भी या नहीं करेगी वहाँ पे बफर जोन में, और जो उसके जो फ्रिंजेस हैं, आसपास का जो एरिया है टाइगर रिजर्व का, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड होंगी। और जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, तो वहाँ पे इको टूरिज़्म को प्रमोट करा अगर करना है तो किस तरह से करना है, रिजॉर्ट किस तरह से बनेंगे, रिसॉर्ट बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, इन सब बातों को रिकमेंड करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो इसको डिटेल में देखेगी। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनमें नॉइज़ लेवल तो नेचुरल है, आपको पता है कि बढ़ता है। जहाँ पे अगर कोई रिसॉर्ट बनेगा या कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे शोर शराबा तो होता ही है। तो इन सब चीज़ों का के लेवल को ध्यान में रखते हुए भी कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी। हमारे जैसे जो जो हमारे लिए जो वाइल्ड लाइफ है और जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से जो प्यार करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, वो कई बार इन बातों को अंदर तक समझ नहीं पाते कि इन जजमेंट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। और तो दोस्तों लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता दूं कि जो अभी आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं बहुत ही सराहनीय हैं, और आने वाले समय में जो भी वाइल्ड लाइफ है और जो हम लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं वाइल्ड लाइफ से, दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, और हमारे जो फॉरेस्ट है उसको ओरिजिनल रूप में बचाया जा सकेगा, ताकि जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं वो भी कभी ना कभी पास्ट में उनको बचाने के लिए काम हुआ है, एक अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, जिसकी वजह से आज हमें जो ऐसा प्रिस्टाइन फॉरेस्ट कॉर्बेट में देखने को मिलते हैं, जो टाइगर वहाँ देखने को मिलते हैं, जो टाइगर की टेरिटरी है, नेचुरल फॉरेस्ट है, वो सब हमें देखने को मिलता है। तो पुराने समय भी बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए जैसे ये लिया गया है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम निर्णय है। और दोस्तों जहाँ तक टाइगर सफारी की बात है, तो जिस सफारी को देखो हम जानते हैं, जो जो हम करते हैं वहाँ पे जाके सफारी करते हैं,
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने सिर्फ टाइगर सफारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके अपने आदेश पारित किए हैं। जो कमेटी बनाई गई है वो पर्टिकुलर टाइगर सफारी को लेके है। अब दोस्तों मैं आपको टाइगर सफारी के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेन मेन चीज़ मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताई भी हैं कुछ, कि टाइगर सफारी क्या है और ये जो हम सफारी करते हैं उससे किस तरह से अलग है। दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें टाइगर सफारी का कोई जिक्र नहीं है। और ये पहली बार जो इसका जिक्र आया 2012 में, कुछ गवर्नमेंट की टूरिज्म से रिलेटेड गाइडलाइंस आई थी, उसमें आया था। और उनका पर्पज़ ये था कि जो टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन होता है, जो फ्रिंजेस आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं टाइगर्स को और उनके हैबिटेट्स को देखने, तो उनके लिए टाइगर सफारी बनाई जाए। और तो ये जो सारी बात थी ये टूरिज्म से रिलेटेड थी, ये कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि 2016 में जो गाइडलाइंस आई थी उसमें 3 तरह के ही सिर्फ टाइगर्स को वहाँ रखा जाता था, जो घायल होते थे या जो कन्फ्लिक्टिंग होते थे, बीमार थे, या जो अपनी लाइफ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे और कोई इंजर्ड थे, या जो अनाथ होते थे। अनाथ टाइगर के जो बच्चे होते थे उनको ही वहाँ पे रखने का उसमें प्रोविज़न था उन टाइगर सफारी की गाइडलाइंस में। लेकिन 2019 में जैसे मैंने आपको बताया कि चिड़ियाघर के जानवरों को भी, जो टाइगर थे उनको भी सफारी में रखा जा सकता है, इस चीज़ का प्रोविज़न आ गया। और इसको लेके इश्यूज़ आए कि उन वहाँ से जो बीमारियाँ हैं वो इन टाइगर्स में, यहाँ के टाइगर्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो सारी इन चीज़ों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें देखो, टाइगर सफारी में ये था कि वहाँ पे इनको रखा जाएगा, एक एनक्लोज़र में रखा जाएगा, बहुत बड़ा एनक्लोज़र होगा। वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ उनको, क्योंकि वो एक एनक्लोज्ड एरिया है, बंद एरिया है, छोटा एरिया है, तो वहाँ पे इजीली वहाँ पे वो टाइगर्स उनको नज़र आ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ता है, लोगों को टाइगर भी नज़र आ जाता है। हर बार ही नज़र आता है उसमें, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह में एक तरह से एक बड़ा ज़ू समझ ले कि एक बड़े से एनक्लोज़र में उन सबको, बहुत बड़े एनक्लोज़र में उनको रखा जाता था। तो ये टाइगर का कॉन्सेप्ट था, टाइगर सफारी का। तो ऐसी सफारी को रोकने के लिए ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करे हैं। जो भी इनमें क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, ये ऐसी सफारी, टाइगर सफारी आगे होगी या नहीं होगी, ये अब जो कमेटी है वो रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद ही आगे कुछ इस बारे में आएगा। लेकिन जो अभी जो सफारी चलती है, जो हमारी सफारी करने जाते हैं हम कॉर्बेट नेशनल पार्क में और आसपास के एरिया में या जहाँ भी जाते हैं, तो वो उनसे रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और कि जो भी आगे भी जो आदेश आएंगे वो पूरी तरह से जो टाइगर की प्रोटेक्शन है उसको ध्यान में रख के आएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइगर से आपको मिलने ना दिया जाए। ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों शायद अब आपको जो जो सारी बात था, मुद्दा था, ये मैंने कम शब्दों में और मेन मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताने की कोशिश करी, कि टाइगर सफारी को ही सिर्फ बंद किया गया है, नॉर्मल सफारी को ऐसा कोई बंद नहीं किया गया है। और आने वाले समय में जो भी निर्णय आएंगे, जो भी अपडेट्स होगी, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपने जो समय दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।